हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 2 दिनों से पूरी क्रिकेट की दुनिया में एक ही बात का चर्चा हो रहा है, जो चेतन शर्मा का स्टिंग ऑपरेशन हुआ है एक मीडिया हाउस के तरफ से। और उसके बारे में हम बात करेंगे। पूरी दुनिया बात कर रही है कि इंडियन क्रिकेट तो ख़त्म हो गई और इंडियन क्रिकेट में ये पॉलिटिक्स चल रही है, वो पॉलिटिक्स चल रही है। तो आज इसको हम एनालाइज करेंगे कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये होना चाहिए था या नहीं, इसमें गलती किसकी है। और फिर थोड़ा सा एनालाइज भी करते हैं कि चेतन शर्मा ने आखिर क्या कहा और उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, उसमें क्या गलत है, क्या सही है, और ये सब को कैसे देखते हैं आप। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि चेतन शर्मा ने क्या कहा। तो चेतन शर्मा ने जो एक बात कही विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिलेशंस के बारे में, तो वो तो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिन लोगों को भी ये डाउट है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में कुछ रिफ्ट है या उनमें ईगो का कुछ क्लैश है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से क्लैरिफाई किया है इस बात को कि वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, और दोनों जब भी लीन पैचेस से गुजरते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती है। ये तो पूरी दुनिया के सामने अब आ ही जानी चाहिए कि जो लोग भी विराटियंस और रोहितियंस के कैंप्स में डिवाइडेड हैं, तो उनको ये बात समझ जानी चाहिए। चलिए, एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि विराट और गांगुली के बीच में जो कप्तानी छोड़ने के मामले में जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसमें उन्होंने जो बात क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, तो मुझे ये समझ में आया कि गांगुली ने विराट को शायद सजेस्ट किया होगा और विराट शायद उस बात को सुन नहीं पाए। तो उन्होंने यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट विराट को बराबर दिया है कि हो सकता है कि गांगुली ने कहा लेकिन विराट ने सुना नहीं, तो इस वजह से जो भी हुआ। और बाद में फिर 2 और 2 4 करने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, और मीडिया हाउसेस तो इस बात के पीछे बैठे ही रहते हैं किसी भी राय को पहाड़ बनाने के लिए। तो इस बात में उन्होंने किसी का भी पक्ष नहीं लिया है और किसी को भी दोष भी नहीं दिया है। हाँ, तीसरी बात जो उन्होंने कही कि प्लेयर्स उनसे बात करते हैं, प्लेयर्स उनसे टाइम मांगते हैं और सजेशंस मांगते हैं और अपने करियर के बारे में आगे बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो तो नॉर्मल है। अब ये चेतन शर्मा चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी खिलाड़ी उनसे बात करना चाहेगा कि आगे उसका क्या प्लान है, वो क्या करना चाहता है, और अगर मान लीजिए उसको कोई पर्सनल इश्यूज हैं तो वो भी डिस्कस कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो बॉस हैं। तो अगर किसी खिलाड़ी को कुछ सोचना है अपने फ्यूचर के बारे में, तो वो चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर से बात कर सकता है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, चौथी बात जो उन्होंने कही वो कंट्रोवर्शियल एक्चुअली नहीं है, लेकिन उसको दुनिया भर के मीडिया ने बहुत कंट्रोवर्शियल बना दिया है। वो बात है जो प्लेयर्स की फिटनेस के बारे में उन्होंने कही। हालांकि चेतन शर्मा ने प्लेयर्स की फिटनेस के बारे में या प्लेयर्स अनफिट होते हुए भी खेलने की जो इच्छा जाहिर करते हैं, उसके बारे में उन्होंने प्लेयर्स का सपोर्ट ही किया है। अब आप एक बात ये देखिए, जो उन्होंने कहा कि कई बार प्लेयर्स 80-85% फिट होने के बाद भी इंजेक्शंस लेके खेलते हैं। अब ये जो इंजेक्शन एक शब्द है, वो इतना ज़्यादा खराब है कि लोग बाग सिर्फ ये समझने लगते हैं कि इंजेक्शन मतलब स्टेरॉइड्स या फिर ड्रग्स के इंजेक्शन या फिर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने वाले इंजेक्शंस। तो इंजेक्शन मेरे भाई पेन किलर भी तो होता है। अब हम और आप जैसे लोग जो हैं, अब जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मेरे इस टाइम सर में दर्द हो रहा है, तो लेकिन मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सर दर्द की गोली ले लूँगा। या फिर अगर बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, आपकी मीटिंग है, आपका प्रेजेंटेशन है, आपका कोई स्टेज शो है, तो आप क्या करेंगे? अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आप सर दर्द का इंजेक्शन ले लेंगे। तो ये इंजेक्शन आपको परफॉर्म करने में हेल्प करता है जबकि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ या दर्द हो रहा है। तो ये
ये ड्रग्स की कैटेगरी में कैसे आ जाता है या स्टेरॉइड्स की कैटेगरी में कैसे फॉल कर जाता है? ये परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट ड्रग नहीं है, ये जस्ट पेन किलर है। और 80-85% ये पैमाना ये प्लेयर खुद ही डिसाइड कर सकता है। देखिए, ये जितने भी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी मैच में कोई भी प्लेयर 100% फिट कभी नहीं होता है। आप जब ग्राउंड पे जाते हैं, आपको कुछ ना कुछ तकलीफ, जो ये इतना हार्डशिप के साथ खेलते हैं, कुछ ना कुछ तकलीफ हमेशा होती ही रहती है। तो इसलिए ये सब बातों का तिल का ताड़ बनाने का कोई मतलब नहीं है कि किसी आदमी ने इंजेक्शन लेके, सचिन तेंदुलकर खुद इंजेक्शन लेके खेलते थे, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है। और दुनिया भर के क्रिकेटर्स ये कहते हैं, डंके की चोट पे उन्होंने कहा है कि मैंने इंजेक्शन लेके खेला। इंजेक्शन लेके खेला इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ज़्यादा रन बनाने का इंजेक्शन ले लिया था या ज़्यादा विकेट लेने का इंजेक्शन ले लिया था। ऐसा कोई इंजेक्शन आता नहीं है। जो एंटी डोपिंग कमेटी या जो भी नॉर्म्स हैं, उनमें प्रिस्क्राइब ड्रग्स हैं जो आप नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा पेन किलर इंजेक्शन पूरी दुनिया लेती है, हम और आप लेते हैं, तो प्लेयर्स क्यों नहीं ले सकते? और जहां तक ये बात है कि चेतन शर्मा ने ये कहा कि 85% फिट होने के बाद भी प्लेयर्स जिद करते हैं खेलने की, तो उसमें क्या गलत है? सभी को पता है कि 100% फिटनेस तो आना बहुत मुश्किल है। और एक बार अगर मैं टीम से बाहर बैठता हूं और कोई दूसरा मेरी जगह आके परफॉर्म कर देता है, तो आजकल इंडियन टीम में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि हो सकता है कि बाद में टीम में वापस आना मुश्किल हो जाए। हाँ, वो बात अलग है कि आप बिल्कुल विराट कोहली या रोहित शर्मा हो, तो ऐसे प्लेयर्स बहुत कम होते हैं। अब लेकिन जसप्रीत बुमराह है, अब जसप्रीत बुमराह के लिए तो उनके फिट होने का इंतजार तो पूरी दुनिया करेगी। वो जब भी फिट होंगे वो टीम में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो उनका परफॉर्मेंस लेवल वो है, वो एक प्रूवन परफॉर्मर है। तो कई बार क्या होता है कि टीम्स भी या मैनेजमेंट भी, कोचेस भी अपने प्लेयर्स को, जो कि थोड़ा बहुत 10% फिट नहीं होते हैं या थोड़ा बहुत उनको प्रॉब्लम होती है, तब भी टीम मैनेजमेंट उनको बोलता है कि आप अगर कर सकते हो तो मैच खेल लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच है। मान लीजिए वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, फाइनल है, तो कई बार प्लेयर्स जो हैं वो 90% या 85% फिट होते हुए भी खेलते हैं, क्योंकि उनकी प्रेजेंस टीम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सामने वाली टीम को ये पता नहीं होता है कि ये परसेंट 85% फिट है। विराट कोहली अगर डगआउट में बैठा हुआ है तो सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर रहता है और वो हमेशा रहेगा। तो इसलिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इसके लिए तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ऐसे में प्लेयर्स अपने खुद डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं कि मैं किस लेवल ऑफ फिटनेस में खेल सकता हूँ, किस में नहीं खेल सकता हूँ। आखिर वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, उनको भी मालूम है कि उनका फ्यूचर उनकी परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ अगर कुछ उल्टा सीधा, अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो गई मैच में, तो करियर में ज़्यादा लंबा ब्रेक आ सकता है, करियर ख़त्म भी हो सकता है। हाँ, अब मुझे लगता है कि चेतन शर्मा ने जो कुछ भी कहा इसमें कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब हम आते हैं इस बात पे कि चेतन शर्मा को ये करना चाहिए था कि नहीं। अब चेतन शर्मा खुद एक समझदार आदमी है, बीसीसीआई के चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स हैं। इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप इस पद पे रहते हुए किसी भी मीडिया हाउस से बात नहीं करेंगे, किसी रिपोर्टर से बात नहीं करेंगे। हाँ, अब ये गलती चेतन शर्मा ने क्यों की, अब मुझे नहीं मालूम। दिल्ली में शाम का टाइम था, ठंड का समय था, पता नहीं स्लिप ऑफ टंग हो गई या स्लिप ऑफ माइंड हो गई नॉर्मल। और जिस भी आदमी से उन्होंने ये बात की, उनको डेफिनेटली पता नहीं होगा कि वो कैमरा लेके आया हुआ है। हालांकि वो जिस तरह से बात हो रही है उससे तो वो क्लियर कट समझ में आ रहा है कि वो क्वेश्चंस ही पूछ रहे हैं। और चेतन शर्मा को उसी समय सावधान हो जाना चाहिए था कि नहीं, इस बारे में बात नहीं करनी है। लेकिन क्यों उन्होंने एज अ प्रोफेशनल इतनी बड़ी गलती की? अब बीसीसीआई कुछ भी एक्शन ले सकता है। हो सकता है कि सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दें, या फिर हो सकता है कि और भी बड़ा एक्शन ले लें। लेकिन इसमें जो पूरी दुनिया कह रही है या इंडियन फैंस कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बड़ा गलत हो गया और हमें नहीं पता था तो कि हमारे प्लेयर्स इंजेक्शन लेके खेलते हैं, तो इसमें मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि इंजेक्शन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये कोई ऐसे इंजेक्शन नहीं ले लिए हैं जिससे कि दुनिया बिल्कुल आसमान टूट पड़े।
तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। हमारी टीम बिल्कुल बढ़िया है, परफेक्ट है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग आराम से मैच देखिए, कोई खिलाड़ी बेईमानी नहीं कर रहा है, सारे प्रोफेशनल्स हैं और सारे देश के लिए खेल रहे हैं, तो उस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे केस में अगर हम ये देखें कि फ़ायदा या नुकसान किसका हुआ, तो हो सकता है कि वो मीडिया हाउस ये सोच रहा हो कि हमने चेतन शर्मा को फंसा दिया तो चेतन शर्मा का नुकसान हो गया। चेतन शर्मा का नुकसान जो हो गया सो हो गया, ठीक है। वैसे भी वो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स कितने पूरी ज़िंदगी भर के लिए तो बने रहने वाले नहीं थे, या उन्हें भी पता है, ठीक है। करियर अगर 1 साल बाद ख़त्म होना था एज चेयरमैन, तो वो हो सकता है जल्दी हो जाए, लेकिन चेतन शर्मा ही रहेंगे और उनका कुछ ऐसा ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं है। हाँ, एक फ़ायदा सबसे बड़ा जो हुआ है वो हमारे पड़ोसी देश के यूट्यूबर्स को हुआ है। वो लोग तो बड़े चटकारे ले लेके और बड़े मज़े से ये सारी न्यूज़ बता रहे हैं, और फिर वो बीजेपी और कांग्रेस और पता नहीं क्या क्या सबको लपेटे में ले रहे हैं। और उनका काम तो एक ही है कि भारत को किसी तरह से नीचा दिखाना। तो ये हमारे देश का नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक अगर जोकर आपका मजाक उड़ाने भी लगे तो उससे आपकी इज्जत कम नहीं होती है, तो ये भी आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अब इस पूरे एपिसोड में जिस मीडिया हाउस ने स्टिंग ऑपरेशन किया है, मेरी तरफ से उनके लिए एक बहुत अच्छी सलाह है कि आप ये सोच रहे होंगे कि 2-3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए आपकी टीआरपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर आपने मीडिया हाउस इसलिए खोला है कि आपको इस तरह के काम करने हैं, तो ये आपको मुबारक हो। आपको 2-3 दिन की टीआरपी तो मिल गई, और वो जो रिपोर्टर और प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको थोड़ा ये सोचना चाहिए कि आपने अपना फ़ायदा कम और नुकसान बहुत ज़्यादा किया है। आज एक बात बताइए कि आपके किसी भी रिपोर्टर से कोई भी इस तरह की सेलिब्रिटी बात करने से पहले 10 बार सोचेगी। आपने 2-3 दिन की टीआरपी तो ले ली, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ? अब आपको अगर इस तरह का बिजनेस करना है तो आपको इस तरह के स्टिंग ऑपरेशंस करते ही रहना पड़ेगा, और आपको एक तहलका.com और खोलनी पड़ेगी। और तहलका.com का नतीजा क्या हुआ और उसके प्रमोटर आज कहाँ हैं, ये आपको सबको पता है, ठीक है। तो ये मेरी एक नेक सलाह है कि थोड़ा इस तरह का काम करने के पहले एक बार सोच लें कि एक इज्जत का काम क्या होता है और ये चोरी का काम क्या है। इसको चोरी का ही काम कहते हैं। आप इसको जर्नलिज्म की भाषा में कुछ भी कह लें, लेकिन एक्चुअली ये धोखाधड़ी है, और ये एक प्रोफेशनल के साथ धोखा है। आपने उसको कॉन्फिडेंस में लेके उसकी पूरी इज्जत को मटियामेट करने की कोशिश की है, और आपने साथ ही साथ देश का और बीसीसीआई का नाम भी खराब किया है। तो ये काम करने में अगर आपको पैसे मिलते हैं और टीआरपी मिलती है, और इससे आपको लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ जाने वाली है, तो हम देखते हैं कि अगले साल आप क्या करते हैं और कहाँ पहुँचते हैं आप टीआरपी में। तो मेरी सारे क्रिकेट के फैंस को और अपने देशवासियों को सबको यही सलाह है कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्रिकेट अच्छे हाथों में है, हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप लोग उनका फुल्ली सपोर्ट करिए। और जो प्लेयर्स अनफिट होते हैं या परेशानी में होते हैं और वो कोई भी दवा लेके या इंजेक्शन लेके खेलते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये कोई ड्रग्स नहीं लेने लग गए हैं और ड्रग एडिक्ट नहीं हो गए हमारे खिलाड़ी। तो ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और आने वाला वर्ल्ड कप आपको ये ही जिताएंगे। थैंक यू सो मच।